हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के हमारे सेशन में। सो दिस इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन। आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही है कि आज और कल की क्लास जो होती, कल की क्लास आई होप आप सब ने देखी है, सिनोनिम्स की क्लास, वो भी रिकॉर्डेड सेशन हुआ था। और आज का भी सेशन हमारा प्रैक्टिस मॉक 4 हम लोग करने वाले हैं। तो बेसिकली ये सेशन हमारे रेगुलरली लाइव होते हैं शाम को 7 बजे, लेकिन मैं छुट्टी पे हूँ अभी फ़िलहाल, और आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, और तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हर्डल्स ना आए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारी रुक ना जाए, इसलिए पहले से ही रिकॉर्ड करके रखे हुए सेशन से। तो ये सेशन को डेफिनेटली ज़रूर एंड तक देखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। आज प्रैक्टिस मॉक 4 करेंगे, मतलब 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके एसएससी एमटीएस के टियर 1 एग्जामिनेशन में आने के बहुत चांसेस हैं। और सेशन को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना या ये आपको स्टडी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिफोर वी गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, @kaustubsir_textbook। दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम ग्रुप। इसे ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, यूट्यूब सेशंस के लिंक्स मिल जाएंगे, पोल्स और क्विजेस और बाकी बहुत सारी फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ग्रुप जब ज्वाइन कीजिए तो वहाँ पर एक ज्वाइन द डिस्कशन करके जो आइकॉन होता है ना, कुछ ऐसा दिखता है, इस आइकॉन के ऊपर भी प्रेस कर लेना, सो दैट आप ज्वाइन द डिस्कशन में शामिल हो जाएंगे एंड यू कैन इंटरेक्ट विथ मी। आप मुझे मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं गाइज आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स। स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, फटाफट से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। अर्थ आवर इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एट द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च एवरी ईयर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन की एरर है इसमें, और पढ़ के भी समझ में आता है कि कहां पर एरर हो सकता है। अर्थ आवर इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एट द लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च। नाउ सैटरडे एक डे ऑफ द वीक होता है, और डे ऑफ द वीक के साथ हम एट को यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? ऑन को यूज करते हैं। सो वर्ल्ड आवर इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मंथ। इसका मतलब बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गड़बड़ है ना, तो ये एट के जगह पर ऑन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर सही होगा। देखते हैं। अच्छा, इसका सोल्यूशन का जो स्लाइड है वो मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका आंसर करेक्ट है। यहां पर जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं गाइस, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ हो गई है। द आंसर हैज बीन गिवन इन बोल्ड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पर ब्लैंक्स में। चलो, द एयर कंडीशनर हैज मेड सीलिंग फैंस अ लिटिल डैश इन टुडेज वर्ल्ड। सीलिंग फैंस को क्या बना दिया है एयर कंडीशन ने? रिडंडेंट बना दिया है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? नॉट नेसेसरी। आजकल सभी के घरों में एसी वगैरह होता है, तो सीलिंग फैंस को वैसे रिडंडेंट बना दिया है, एक्सटिंक्ट नहीं कर दिया। अभी भी खत्म नहीं हुए सीलिंग फैंस, है ना, है अभी भी बहुत सारे लोगों के घर में है। एडिशनल नहीं बना दिया, absurd नहीं बना दिया, क्या बना दिया? रिडंडेंट बना दिया, नॉट नेसेसरी बना दिया। करेक्ट आंसर आपका आएगा रिडंडेंट, जो कि मार्क ही हुआ था। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम बताना है इस वर्ड का, टैंगल्ड। टैंगल्ड इस वर्ड का क्या सिनोनिम होगा? आपके पास ऑप्शंस है, रेगुलेटेड, नॉटेड, ऑर्डरली या ऑर्गेनाइज्ड। टैंगल्ड इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? अब देखिए, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं गाइस, ऑर्डरली और ऑर्गेनाइज्ड ये दोनों सिनोनिमस वर्ड्स हैं। ऐसी कोई चीज जो एकदम सही सीक्वेंस में लगी हुई है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मतलब ये दोनों हट जाएंगे। टैंगल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आपका ईयरफोन होता है ना, वायर जो होती है ईयरफोन की, बहुत दिन यूज नहीं करते तो ऐसे एकदम ऐसे ये हो जाता है, तो नॉटेड हो जाती है, उसको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। टैंगल्ड का मतलब होता है नॉटेड। रेगुलेटेड भी आपका आंसर गलत बनेगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 आंसर दिया है, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक का ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। माई लिटिल कजिन इज डैश अ मूवी एट होम। ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी है। नाउ, ऑब्जर्विंग अ मूवी, मूवी को ऑब्जर्व किया जाता है क्या? ऑब्जर्व किसे करते हैं? ऑब्जर्व नॉर्मली जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, है ना, साइंटिफिक कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, साइंस लैब में प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, तो रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, या तारों को ऑब्जर्व किया जाता है। सही है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। ये लिटिल कजिन मूवी को ऑब्जर्व तो नहीं करेंगे, है ना, या छोटे बच्चे जो है
जब नए बड़े बड़ों को देखते हैं तो देखते समय उनको ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे लोग बिहेव कर रहे हैं। ऑब्जर्व करने में ना लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, मूवी देखने में ऑब्जर्वेशन नहीं होता। ठीक है, लुकिंग ये आपका आंसर गलत बनेगा, क्योंकि लुकिंग के बाद एक तो एट लगा देते हैं, लुकिंग एट, और इसका मतलब होता है आंखों से देखना किसी के तरफ, सिर्फ देखना, लेकिन मूवी को तो सुनते भी है ना, तो ये देखने वाला सेंस भी गलत बनेगा, लुकिंग एट द मूवी नहीं है। नाउ सीइंग अ मूवी या वॉचिंग अ मूवी, दोनों में क्या डिफरेंस है? सीइंग का मतलब होता है बस ऐसे कैजुअली नजर डालना किसी चीज के ऊपर, और वॉचिंग में लंबे समय तक देखना होता है, सुनना होता है और सामने वाली चीज को अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये वॉचिंग इस वर्ड में आ जाता है, इसीलिए वॉचिंग आपका आंसर करेक्ट है और सीइंग आपका आंसर इनकरेक्ट बनेगा। थोड़े ट्रिकी ऑप्शंस थे, जिन्होंने वॉचिंग आंसर दिया है उनका आंसर यहां पर बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, क्या है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन से वर्ड का स्पेलिंग सही है? परमिट, नोटिसिंग, नेसेसरी या पियर्स? ऐसे बहुत बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये एसएससी का। परमिट, नोटिसिंग, नेसेसरी या पियर्स, 5 सेकेंड में आंसर आ जाता है, इतने सिंपल वर्ड्स हैं। परमिट का स्पेलिंग गलत है, PERMIT लगाते हैं, सिंगल एम लगाते हैं, डबल एम नहीं। नोटिसिंग का स्पेलिंग गलत है, NOTICING, नोटिसिंग, ये जो ई लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है ना। पियर्स का स्पेलिंग भी गलत है, PIERCE, ऐसा स्पेलिंग होता है पियर्स का। आई और ई के पोजीशन को उन्होंने इंटरचेंज कर दिया है। नेसेसरी का स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है, और हमें करेक्ट स्पेलिंग ही चाहिए था, तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3। सही है, नेसेसरी जिन्होंने आंसर दिया है करेक्ट आंसर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है अभी, ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉइटर। रिपेल, डॉडल, लोफ या फिर हैसन। लॉइटर, अच्छा बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ड से। लिटर भी होता है, LITTER, लिटर। लिटर करने का मतलब होता है कचरा करना, कचरा, कूड़ा कचरा फेंकना, है ना। चिप्स खा रहे हो, वो रैपर ऐसे ही ये करके रोड पे फेंक दिया, उसको कहते हैं लिटर करना, कचरा करना। ये अलग वर्ड है। लॉइटर अलग वर्ड है। लॉइटर का मतलब क्या होता है? डूइंग नथिंग, ऐसे ही टाइम पास करते रहना, अपना वक्त गुजारना, इधर उधर घूम रहे हैं, है ना, रोड पे घूमने जा रहे हैं, बाइक पे घूमने जा रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, उसको कहते हैं लॉइटर करना या लेजी बनना। लॉइटर कौन करते हैं? जो लोग लेजी होते हैं, जो काम नहीं करना चाहते, जो एकदम आराम से चिल में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो होते हैं लॉइटर करने वाले। ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? ऐसे लोग जो बहुत तेजी से सब काम करते हैं। और लॉइटर का मतलब बेसिकली होता है आराम से, धीरे 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 सब ऐसे टाइम पास करते हुए घूमना। तो स्लोली सारी चीजें करने का ऑपोजिट भी क्या होगा? सारे कामों को फास्ट करना, एक्टिव होके सारी चीजों को करना। तो फास्ट और एक्टिव ये कहां पे आता है? हेसन में आता है। नाउ लोफ, लोफ ये लोफर से याद रखो, ऐसे बोलते हैं ना, कितना लोफर है तू, मतलब टाइम वेस्ट करने वाले, वही है, लॉइटर का सिनोनिम बनेगा। डॉडल भी वही होता है, टाइम पास करना। रिपेल का मतलब होता है दूर करना किसी को। मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट करता है, वैसे रिपेल करना भी होता है ना। रिपेल करना मतलब दूर भेज देना। ये आंसर भी गलत बनेगा। तो करेक्ट एंटोनिम यहां पर क्या होना चाहिए? हेसन। हेसन मींस जल्दी जल्दी सारी चीजों को निपटा देना। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर 4 आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड गाइस, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इडियम का क्वेश्चन आ गया, एज क्लियर एज अ बेल। इस इडियम का मतलब क्या है बताइए फटाफट से। To get fooled, to have a tinkling sound, readily understood या at a very low price, as clear as a bell. This concept is as clear as a bell to me. मतलब है कि readily understood, आसानी से समझ में आने वाली चीज। जैसे बेल का आवाज एकदम क्लियरली सुनाई देता है, वैसे ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियरली सुनाई दिया। वैसे आप याद रख सकते हैं। तो इडियम का यहां पर मीनिंग क्या बनेगा? रेडिली अंडरस्टूड। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। आई होप सभी स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस सही हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 25 में से क्या स्कोर आया है फाइनली आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉट द एरर, कौन से पार्ट में एरर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ही लॉस्ट ऑल हिज हार्डली अर्नड मनी। ही लॉस्ट ऑल हिज हार्डली अर्नड मनी। अभी हार्डली ये जब वर्ड आता है LY लगा के, तो ये एक नेगेटिव मीनिंग लेता है।
जैसे तैसे, हार्डली मतलब जैसे तैसे। देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द जार, मतलब पानी में, जार में पानी नहीं है। और हार्डली का अगर हार्ड हो गया तो ये पॉजिटिव मीनिंग ले सकता है। अभी कैसा पैसा है उसका, हार्डली अर्न मनी है क्या, जैसे तैसे करके कमाया है क्या, मतलब थोड़ा सा पैसा कमाया है क्या, नहीं ना। लॉस्ट ऑल हिज, जितना भी पैसा उसने मेहनत से कमाया है, मेहनत वाला जो वर्ड होता है ना वो ये होता है हार्ड वर्क जिसे हम कहते हैं। तो हार्डली अर्नड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, हार्ड अर्नड मनी। हार्डली के जगह पर क्या होगा, हार्ड अर्नड मनी होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही होना चाहिए। तो जितने लोगों ने 1 आंसर दिया है उनका आंसर देखिए बिल्कुल सही आया। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन फुट, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। ऐसे लोग जो रोड पे चलते हैं, फुटपाथ पे चलते हैं, उनको क्या कहते हैं। बहुत बार सुना है ये वर्ड, काफी कॉमनली यूज किया जाता है। वेगाबॉन्ड ऑप्शन है, इक्वेस्ट्रियन है, बिब्लियोफिल है या पेडेस्ट्रियन है। सुन के भी समझ में आता है, पेडेस्ट्रियन फर्स्ट, ऐसी रूल होती है ना, ट्रैफिक रूल होती है कि चलने वालों को पहले आगे बढ़ने दो, गाड़ी के ऊपर जो बैठे हैं वो बाद में आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर उल्टा होता है, गाड़ी वाले पहले निकल जाते हैं। सही है, तो पेडेस्ट्रियन आपका यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। बाकी के वर्ड्स के मीनिंग्स क्या है देखिए। वेगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे पर्सन जिनका कोई एक घर नहीं होता, वॉन्डरर जिसे हम कहते हैं। आज यहाँ पर है, कल वहां पर है, परसों किसी और जगह पर है, वेगाबॉन्ड। इक्वेस्ट्रियन क्या होता है, इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है जो घुड़सवार होते हैं ना, हॉर्स राइडिंग जो करते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं उसको इक्वेस्ट्रियन कहते हैं। हॉर्स राइडर्स जो कपड़े पहनते हैं उसको कहते हैं इक्वेस्ट्रियन क्लोथ्स। हॉर्स राइडर जो शूज पहनते हैं उनको कहते हैं इक्वेस्ट्रियन शूज। हॉर्स राइडर जो क्या बोलते हैं, जो भी वो करते हैं, हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको इक्वेस्ट्रियन कहा जाता है। और बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, लवर ऑफ बुक्स, किताबों से प्यार करने वाले। ऐसे बंदे जो, ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, उनको बिब्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका है पेडेस्ट्रियन, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्लोज टेस्ट का आ गया। 5 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं क्लोज टेस्ट में, आपके एमटीएस एग्जाम में भी आएंगे। तो फटाफट से देखते हैं, सिंपल वाले रहेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट एक्सपेक्ट मत करना, सीजीएल की एग्जाम नहीं है। टेलीविजन इन इंडिया मेड अ हम्बल बिगिनिंग इन September 1959. The first television programs were meant dash schools and rural areas. Were meant to, were meant at, were meant on या were meant for. Now were meant के बाद to भी लग सकता है या फिर for भी लगा सकते हैं, दोनों चल सकता है। वर मेंट के बाद टू कब आएगा, जब इस टू के बाद वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म आएगी। द प्रोग्राम्स वर मेंट टू एजुकेट द पीपल, द प्रोग्राम्स वर मेंट टू मेक द पीपल लाफ, द प्रोग्राम्स वर मेंट टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ वॉट एवर। तो मेंट के बाद टू तब लगा सकते हैं जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी टू के बाद में। तो फिल इन द ब्लैंक के स्पेस के बाद देखो वर्ब है क्या, नहीं है ना। स्कूल से वर्ब थोड़ी होता है, स्कूल ये नाउन होता है, मतलब टू हमारा ऑप्शन यहां पर नहीं चल सकता। तो दूसरा ऑप्शन क्या लगेगा, फॉर। और फॉर कब लगाते हैं, जब उसके बाद में नाउन आता है। और स्कूल यहां पर नाउन है, स्कूल्स एंड रूरल एरियाज, तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर बाय डिफॉल्ट फॉर ही लगना चाहिए। मेंट ऑन एंड मेंट एट ये दोनों सुन के भी अजीब लगते हैं, और यहां पर टू ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फॉर शुड बी द करेक्ट आंसर, मेंट फॉर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो जितने लोगों का 3 आंसर आया है, बिल्कुल बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट जनरल सर्विसेस ऑन अ डैश बेसिस, कैसे बेसिस, फाइनल बेसिस, रेगुलर बेसिस, यूजुअल बेसिस या प्रॉपर बेसिस। हम ये फ्रेज भी कितनी बार सुनते हैं ना, वी कंडक्ट दिस सेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है, वैसे ही है ना। द फर्स्ट जनरल सर्विसेज टेलीविजन की ऑन अ रेगुलर बेसिस स्टार्टेड इन अगस्त 1965। रेगुलर होना चाहिए, यहां पर सेकंड फिल इन द ब्लैंक का आंसर बिल्कुल सही है। अगला फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, थर्ड फिल इन द ब्लैंक। कलर टेलीविजन केम इनटू डैश इन नवंबर 1982। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, फिर 1982 में पहली बार कलर टेलीविजन आया। सो केम इनटू लोकेशन तो नहीं आएगा, केम इनटू एस्टैब्लिशमेंट नहीं आएगा, केम इनटू क्रिएशन नहीं, केम इनटू एग्जिस्टेंस।
एग्जिस्ट होना शुरू कर दिया। केम इनटू एग्जिस्टेंस एक फ्रेज भी होती है ना। 1982 में पहली बार कलर टीवी जो है वो शुरू हुआ, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, एग्जिस्टेंस ही बनना चाहिए और एग्जिस्टेंस ही आपका सही आंसर है। ठीक है, सिंपल था ये। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक। सो came into existence in 1982 on the eve of the 9th Asian Games। 9th एशियन गेम जब हेल्ड किए जाने वाले थे उसके एक रात पहले या एक दिन पहले कलर टेलीविजन पहली बार शुरू हुआ। अराउंड डैश टाइम, अराउंड, नाउ टाइम, ये टाइम वर्ड क्या होता है, सिंगुलर होता है। टाइम इस वर्ड का नेचर कैसा है, सिंगुलर है, टाइम्स नहीं है, सिर्फ टाइम है। मतलब क्या है कि ये दीज नहीं चलेगा। अगर दीज लिखना है तो टाइम्स आना चाहिए था, तो दीज गलत बनेगा। सिमिलरली दोज भी गलत बनेगा, क्योंकि दोज भी क्या प्लूरल के साथ यूज करते हैं और यहां पर टाइम हमारा सिंगुलर है। नाउ अलोंग इट टाइम बोलेंगे या अराउंड दिस टाइम बोलेंगे। अराउंड दिस टाइम बोलते हैं ना, इस समय के आसपास। सो दिस यहां पर आपका सही आंसर बनना चाहिए। देखते हैं फोर्थ ऑप्शन यहां पर क्या बोलता है, this is absolutely correct. So around this time it became possible to take television programs to rural areas dash the help of satellites। इस समय रूरल एरियाज के अंदर भी टेलीविजन प्रोग्राम्स को ले जाना पॉसिबल हुआ, किसकी मदद से, सैटेलाइट्स की मदद से। डैश द हेल्प ऑफ, फ्रॉम द हेल्प ऑफ, अमंग द हेल्प ऑफ, फॉर द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ। सैटेलाइट्स की मदद से, विथ द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, है ना। विथ यहां पर करेक्ट प्रीपोजिशन आ जाएगा। सिंपल सा था। यहां पर विथ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 में से 5 सही आने चाहिए। ऐसा एक भी फिल इन द ब्लैंक नहीं है इसमें जो गलत होना चाहिए था। सारे सिंपल थे, सारे इजी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं क्या है। ये भी फिर से स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आ गया, तो फटाफट से बताइए यहां पर क्या आंसर होगा। लास्ट ईयर it take her a long time to get over her failure in the examination। now सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, लास्ट ईयर, टाइम ऑफ रेफरेंस, पिछले साल की बात हो रही है। और टेंसेस का रूल नंबर 1 ये कहता है, ट्रिक यहां पर है टाइम ऑफ रेफरेंस वाली। टेंसेस में रूल नंबर 1 में हम पढ़ते हैं कि जब भी आपके सेंटेंस में कोई टाइम ऑफ रेफरेंस आता है तो उसके साथ आने वाली एक्शन जो है वो हमेशा V2 में होनी चाहिए, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होनी चाहिए। तो यहां पर टेक के जगह पर क्या होना चाहिए था, टुक होना चाहिए था। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम, टेक के जगह पर टुक होना चाहिए। मतलब क्या है, फोर्थ पार्ट में, यहां पर फोर्थ पार्ट में एरर है। तो करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। तो जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अप्रोप्रिएट सिनोनिम का क्वेश्चन आ गया फिर से, प्रोक्लेम करना। प्रोक्लेम करना क्या होगा सिनोनिम प्रोक्लेम का, अपोज करना, प्रोड्यूस करना, कंसील करना या डिक्लेयर करना। सेंटेंस में अगर आती है चीजें तो आपके लिए आसान बन जाती है। जैसे द किंग प्रोक्लेम दैट ऑल द टेरिटरी बिलोंग्स टू हिम। द पॉलिटिशियन प्रोक्लेम दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ही इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट रूलर ऑफ दिस एरिया। प्रोक्लेम किया लोगों ने, मतलब क्या किया, डिक्लेयर किया, बता दिया सबको, प्रोक्लेम कर दिया, है ना। तो अपोज तो नहीं किया, प्रोड्यूस नहीं किया, छुपाया नहीं, कंसील का मतलब होता है हाइड करना, छुपाना। डिक्लेयर किया, बता दिया सबको ओपनली। प्रोक्लेम का सिनोनिम बनेगा डिक्लेयर। तो जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन दिया है करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ईडियम का है, टू पुल समवन्स लेग्स। क्या मतलब होता है इस ईडियम का, बताइए फटाफट सभी स्टूडेंट्स। टू पुल समवन्स लेग्स, not a serious information, to play a joke on someone of a kind and sympathetic nature, या to use all possible methods। सेंटेंस कैसे बनता है, डोंट गेट अपसेट, ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग, शी इज जस्ट पुलिंग योर लेग। मतलब क्या है, अरे अपसेट मत होना, वो बस मजाक कर रही है तुम्हारे साथ। जोक करना, मजाक करना किसी के साथ, है ना, फ्रेंडली नेचर में। टू प्ले अ जोक ऑन समवन, टू पुल समवन्स लेग्स, खिंचाई करना जिसे हम कहते हैं ना, अरे तुम्हारी खींच रहा है वो, वैसे, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा इडियम है, वेरी इजी। और ऐसे ही इडियम्स आपके एमटीएस एग्जाम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इडियम्स को नोट डाउन करके रखिए गाइस, बहुत बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, अंडरलाइन किए हुए पार्ट को सही करना है, बताइए।
A study suggests that woman is good at handling emotions than men. एक स्टडी ऐसे सजेस्ट करता है कि औरत अच्छे होते हैं हैंडलिंग इमोशंस देन मेन. अच्छा, अभी आगे देखिए मेन लिखा है. मेन का मतलब मेन प्लूरल है. तो अगर मेन प्लूरल है तो इधर वुमन सिंगुलर में क्यों चलेगा? नहीं चलेगा. मतलब जो दिया है वो गलत है. नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड गलत है. वुमन के जगह पर प्लूरल फॉर्म में विमेन आना चाहिए, है ना. विमेन, वुमेन नहीं बोलते, विमेन. ठीक है. अभी यहां पर भी वुमन है, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत बनेगा. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 और 3 बच जाते हैं. और विमेन जो है ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर ही लगेगा, इज नहीं चल सकता, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है. तो एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके ऑप्शन नंबर 2 ही अपने पास बच जाता है और ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. अंडरलाइन किए हुए पार्ट को सही करना है. MS धोनी हैज नो इमीडिएट प्लान्स टू रिटायर. MS धोनी के कोई इमीडिएट प्लान्स नहीं है रिटायर होने के, ऐसा मीनिंग है सेंटेंस का. नाउ MS धोनी हैज नो इमीडिएट प्लान्स रिटायरिंग. प्लान्स और रिटायरिंग दोनों एक साथ लगेगा तो कितना अजीब लगता है ना. प्लान्स और रिटायरिंग के बीच में अगर ऑफ होता तो शायद सोचते उसके बारे में, जैसे प्लान्स ऑफ रिटायरिंग, है ना, तो हो सकता था, लेकिन ऑफ दिया नहीं है तो सेकंड ऑप्शन हट जाएगा. प्लान्स टू के बाद क्या होता है? टू रिटायर. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. रिटायरमेंट ये नाउन लिखा हुआ है. अगर रिटायर होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो ये आंसर चल जाता, लेकिन रिटायरमेंट नहीं चलेगा. एंड प्लानिंग फॉर, अभी फॉर के बाद देखो क्या लिखा था हमने, रिटायरमेंट. फॉर के बाद रिटायरमेंट चल सकता है, फॉर के बाद नाउन चल सकता है, लेकिन उन्होंने यहां पर उल्टा दिया है, वर्ब दे दिया, फॉर रिटायर लिख दिया, जो कि गलत है. रिटायरमेंट होता इधर तो चल सकता था. तो तीनों ऑप्शंस हमारे गलत बने. मतलब है कि जो दिया है वो बिल्कुल सही है. प्लान्स के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. स्पॉट द एरर का फिर से क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन. डोंट वरी देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव. डोंट वरी देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव. सुन के भी समझ में आता है एरर कहां पर है. वरी मत करो, टेंशन मत लो, बहुत समय है ट्रेन आने को, है ना. कोई अगर लेट से मान लीजिए टेंशन ले रहा है कि अरे ट्रेन आएगी, है ना, हम लेट पहुंचेंगे, तो कोई बोलता है अरे डोंट वरी, बहुत समय है ट्रेन आने को बाकी, है ना. लेस टाइम तो नहीं आएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम बोल सकते हो. देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द ट्रेन टू कम और फॉर द ट्रेन टू अराइव. लेस के जगह अ लॉट होना चाहिए. तो फोर्थ पार्ट यहां पर जो है वो गलत है. फोर्थ पार्ट गलत है. फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर. समझ में आ रहा है? सिंपल है कॉन्सेप्ट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, इंट्यूशन से सॉल्व हो सकते हैं. फिर से नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया. अंडरलाइन किए हुए पार्ट को सही करना है. द इन्फ्लेशन रेट रेज्ड अप 8% लास्ट मंथ. The inflation rate raised up 8% last month. Now, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ रेफरेंस वाला फंडा. लास्ट ईयर वाला जो एग्जांपल देखा था ना, वही लास्ट मंथ भी क्या है, टाइम ऑफ रेफरेंस है ना, TOR. और टाइम ऑफ रेफरेंस के साथ कौन सा टेंस यूज करते हैं हमेशा? पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. नाउ रेज ये प्रेजेंट टेंस है, नहीं चलेगा. राइज ये भी प्रेजेंट टेंस है, नहीं चलेगा. रोज ये पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. एंड रेज्ड ईडी लगा के ये भी पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो मतलब है कि अपना नो इंप्रूवमेंट भी हो सकता है या ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? राइज एंड रेज ये दो अलग वर्ब्स हैं. राइज का पास्ट टेंस होता है रोज, ROSE रोज, गुलाब वाला रोज नहीं, राइज वाला रोज. और इसका V3 होता है रिजन, RISEN, V1 V2 V3. रेज का V2 और V3 सेम रहता है, ईडी लगा के, रेज्ड एंड रेज्ड. यहां पर V4 बनता है राइजिंग, RISING, और यहां पर V4 बनता है रेजिंग, RAISING. दोनों में डिफरेंस क्या है? राइज का मतलब होता है बढ़ना, है ना, और रेज का मतलब होता है बढ़ाना. जब आप खुद बढ़ते हो तो आप राइज होते हो,
जब आप किसी और चीज को बढ़ाते हो तो उसको रेज करते हो। तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ेगा या इन्फ्लेशन रेट बढ़ाएगा किसी को? इन्फ्लेशन रेट कैसे किसी को बढ़ा सकता है? इन्फ्लेशन रेट तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो राइज होता है, बढ़ जाता है, बढ़ाता नहीं है। तो यहां पर हमारा जो वर्ब है ना वही गलत दिया है, हमें राइज वाला ऑप्शन चाहिए, और राइज का पास्ट टेंस क्या होता है? रोज होता है। तो रोज वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट आएगा, सेकेंड ऑप्शन यहां पर सही है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट। ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के लिए आपको यहां पर सेशन में आना ही पड़ेगा, है ना। और ये राइज और रोज का फंडा बहुत बार देखने को मिलता है एग्जाम में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइज का और रेज का क्या डिफरेंस होता है। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, द स्टेट ऑफ ग्रोइंग इनटू मैच्योरिटी। मैच्योर होने की स्टेट क्या बोलते हैं? अपार्थाइड बोलते हैं, इनोसेंस बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं, या एडोलेसेंस बोलते हैं। जब आप छोटे बच्चे से बड़े बन जाते हैं, हाँ, मैच्योरिटी आ जाती है, क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर इसका गाइस क्या है? एडोलेसेंस आ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका आंसर सही है। बाकी 3 वर्ड्स के मीनिंग्स तो आपको पता ही है। अपार्थाइड ये रेशियल सेग्रीगेशन जो हुआ था पूरे दुनिया भर में इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, है ना। रेस के बेसिस पे, स्किन कलर के बेसिस पे लोगों को सेग्रीगेट किया जाता था। ब्लैक लोगों को यहाँ अलाउड नहीं है, ब्राउन लोगों को वहाँ अलाउड नहीं है, सिर्फ गोरे स्किन वाले लोगों को सब जगह पर परमिशन है। उसको कहा जाता था रेशियल सेग्रीगेशन एंड दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। इनोसेंस का मतलब बीइंग इनोसेंट, सही है। और इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? जो अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं उनको इमिग्रेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। कौन सा वर्ड का स्पेलिंग सही है? नॉलेज का स्पेलिंग गलत है। नॉलेज की ये स्पेलिंग सही होती है, ये गलत है। जेलेसी का स्पेलिंग गलत है। OUSY, ओ मिसिंग है यहां पर। फिर लैंग्वेज की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, LANGUAGE। उन्होंने ए और यू के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है। तो ओडर का मतलब होता है स्मेल, बदबू। तो ये इकलौता वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है। तो 4th ऑप्शन आपका यहां पर आंसर करेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फिलर का क्वेश्चन आ गया। दे वर एस्टोनिश्ड डैश हिज फेलियर इन द कॉम्पिटिशन। नाउ नॉर्मली एस्टोनिश्ड के बाद ना यहां पर बाय लगने के चांसेस हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में आ जाता है। देखो वेर ये टू बी का वर्जन होता है, टू बी के बाद ये एस्टोनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ गई। तो अपने दिमाग में चल रहा है बाय, एस्टोनिश्ड बाय, एस्टोनिश्ड बाय, सरप्राइज्ड बाय। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है शॉक्ड, सरप्राइज्ड चकित, आश्चर्यचकित होना। अभी बाय तो नहीं है ऑप्शन में, इन लगता है क्या? नहीं, एस्टोनिश्ड इन नहीं आता। एस्टोनिश्ड ऑन हिज फेलियर नहीं, फ्रॉम हिज फेलियर नहीं, एट हिज फेलियर। आई एम सरप्राइज्ड एट हिज फेलियर। नॉर्मली बाय लगाते हैं, एट भी चल सकता है। वैसे दिए हुए ऑप्शंस में एट सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो जितने लोगों का एट आंसर आ गया इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोरोस। मोरोस इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? बताइए फटाफट से सभी बच्चे। क्रैंकी, चेयरफुल, सॉलम या प्रूडेंट। मोरोस का एंटोनिम क्या होगा? क्रैंकी, चेयरफुल, सॉलम या फिर प्रूडेंट। नाउ मोरोस ये जो वर्ड है अपना खुद का मीनिंग उसका होता है सैड, दुखी, दर्द से भरा हुआ, एकदम सीरियस काइंड ऑफ पर्सन। तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा? हैप्पी, एक्साइटेड। तो हैप्पी या एक्साइटेड जैसा वर्ड कौन सा है? चेयरफुल। यही स्पेलिंग आना चाहिए, करे ऑप्शन आना चाहिए। क्रैंकी का मतलब क्या होता है? क्रैंकी का मतलब होता है ऐसे लोग जो बहुत ही मूडी होते हैं और चिड़चिड़ करते रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, उनको कहते हैं क्रैंकी पर्सन। सॉलम का मतलब होता है सैड। तो सॉलम जो है ये मोरोस का सिनोनिम बनेगा, लेकिन हमें एंटोनिम चाहिए, नहीं आएगा। और प्रूडेंट का मतलब होता है लॉजिकल, रैशनल, जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो लॉजिकली सोचते हैं, उनको प्रूडेंट कहते हैं। तो 4th ऑप्शन भी गलत है। चेयरफुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चेयरफुल इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, लेकिन ये ग्रामर का क्वेश्चन है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बताइए फटाफट से सभी बच्चे। ही डैश फॉर अ वीक व्हेन हिज फादर केम। ही डैश फॉर अ वीक व्हेन हिज फादर केम। नाउ ये व्हेन के साथ अगला आने वाला वर्ब देखिए क्या है, केम है ना, पास्ट टेंस में है। व्हेन वाला रूल हमें क्या बोलता है कि इधर भी पास्ट टेंस में ही कोई वर्ब आना चाहिए। व्हेन के बाद में अगर पास्ट टेंस है तो व्हेन के पहले भी पास्ट टेंस होता है। नाउ इज प्रेजेंट टेंस में है, नहीं चलेगा। इज फिर से प्रेजेंट टेंस में आ गया, नहीं चलेगा। हैज प्रेजेंट टेंस में है, नहीं चलेगा। हैड ये इकलौता वर्ब है जो पास्ट टेंस में आता है और इसीलिए आपका आंसर 5 सेकंड के अंदर अंदर आ जाता है। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने फर्स्ट आंसर दिया है उनका यहां पर बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो ये थी हमारी 25 क्वेश्चंस की सीरीज। कितने क्वेश्चंस सही आए, कितने क्वेश्चंस गलत आए, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई होप आपके स्कोर्स डेली इंप्रूव हो रहे हैं। बहुत दिनों से हमारी ये प्रैक्टिस मॉक चल रही है एंड आई होप आप सभी ने कल का सिनोनिम का सेशन भी अटेंड किया है। अगर नहीं अटेंड किया है तो जाके एक बार देख लेना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस वहां पर भी हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, नाउ लास्टली जाने से पहले सभी स्टूडेंट्स को एक बार बता दूं, अगर आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यू कमर है, फ्रेशर है, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक के ऊपर एक नई बैच लॉन्च हो रही है, एसएससी लाइव कोचिंग फॉर फ्रेशर्स 1 ईयर कोर्स। इस बैच में आपको 400 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगे, 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 से ज्यादा टेस्ट और 150 से ज्यादा पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये बैच 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 17 सितंबर से, और इस बैच में आप 1 साल तक डेफिनेटली ये बैच चलेगा। इस बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो इसका प्राइस है 4,999, 5,000 रुपए। लेकिन ऊपर के जो 999 रुपीज है, मतलब 1,000 रुपए है ना, ये आपको डिस्काउंट में मिल सकते हैं। ये कोड आपको यूज करना पड़ेगा, KAUSTUBHM, कौस्तुभ M, ये मेरा कोड है। इसे आप यूज करेंगे तो 20% ऑफ मिलेगा ऑन एनी पेड बैच ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप। कोई भी बैच हो, सिर्फ यही नहीं, सारे बैचेस में आप यूज कर सकते हैं। तो ये बैच आपको 4,000 रुपीज में आ जाएगी। ये बैच एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए है, MTS, GD, CPO, CHSL, CGL, सारे के सारे एग्जाम्स के लिए बैच रहेगी। बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें कवर करेंगे। सो इफ यू आर अ फ्रेशर, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू, अगले साल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एकदम बढ़िया बैच रहेगा। लास्टली ये रैंक बूस्टर सेल टेक्स्ट बुक का चल रहा है, जो ईयरली पास होता है 299 वाला, 2 साल में आपको मिल जाएगा 499 रुपीज के लिए 2 ईयर पास मिल जाएगा। मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको, रिकमेंडेड पास है। अगर ये पास परचेस करते हो आप तो उसमें आपको 23,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे और मोर देन 400 एग्जाम्स की प्रिपरेशन के वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपने अभी तक ये पास नहीं परचेस किया है तो गो अहेड एंड परचेस द पास, हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा, समझ में आया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में स्कोर अच्छा आया होगा। 20+ जिनका स्कोर आया है 25 में से, उन सभी को कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड लास्टली जाने से पहले फिर से एक बार बता दूं कि ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, कौस्तुभ सर _ टेक्स्ट बुक। तो इसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। यहाँ पर आपको PDFs, YT सेशन के लिंक्स, पोल्स और क्विजेस और बाकी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल संडे है तो कल हमारी क्लास नहीं होगी। मंडे के दिन हम फिर से मिलेंगे, लेकिन OBS फॉर्मेट में मिलेंगे, तो शायद डिजिटल बोर्ड नहीं होगा मंडे की क्लास में, लेकिन बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप सभी बच्चे मंडे के दिन भी जुड़िएगा मेरे साथ, और ट्यूसडे हमारी सेशन जो है वो देखते हैं कैसे होता है ट्यूसडे के दिन। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन। भले ही रिकॉर्डेड था, आप सबने इतना पेशेंस दिखाया, तो आप सभी के पेशेंस के लिए एक बार जोरदार तालियां और तारीफ, और थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।